समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू स्मार्ट इंजीनियर बाबू। दिस इज योर बॉय ऋषभ एंड in this video we are basically going to talk about another unit of operating system. So ये बेसिक हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें ना हम लोग यूनिट 5 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस कर लेंगे। तो यूनिट 5 का नाम क्या है? यूनिट 5 का नाम है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड डिस्क शेड्यूलिंग। ठीक है, तो IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। ठीक, तो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड डिस्क शेड्यूलिंग। तो अभी तक अगर हम लोग देखें कि हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या पढ़ लिया है, तो फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने कवर किया था बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देन उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड यूनिट में कवर किया था अपना कंकरेंसी कंट्रोल, एंड थर्ड यूनिट में हम लोगों ने शेड्यूलिंग, CPU शेड्यूलिंग कवर की थी। फोर्थ यूनिट में मेमोरी मैनेजमेंट, एंड इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्क शेड्यूलिंग और इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो लाइक सम अदर वीडियोस हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एजेंडा जान लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ना है इस यूनिट में। ओके, सबसे तो एजेंडा में जो सबसे पहला टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू कवर, वो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड कैटेगरीज ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं और उनकी कैटेगरीज क्या होती हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, देन उसके बाद टेक्निक्स फॉर परफॉर्मिंग इनपुट आउटपुट। सो देयर आर सेवरल टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट इन एनी सिस्टम। तो उनके बारे में भी हम लोग डिटेल वे में पढ़ेंगे एंड आई विल ट्राई कि आपको अच्छे से समझ में आए। देन उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज बफर इन डिवाइसेस, मतलब बफरिंग क्या होती है। फिर होगा इनपुट आउटपुट बफरिंग, मतलब टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट बफरिंग, कितने टाइप की बफरिंग होती है। ठीक है, देन सर्विसेज प्रोवाइडेड इन कर्नेल इनपुट आउटपुट सबसिस्टम। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड इन कर्नेल इनपुट आउटपुट सबसिस्टम। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। यहाँ तक बेसिकली हम लोग का इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे डिस्क शेड्यूलिंग की तरफ। तो हम लोग बेसिकली इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्क शेड्यूलिंग क्या होती है। ठीक है, सो उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं जो डिस्क शेड्यूलिंग में यूज होते हैं। फिर वो एल्गोरिथम्स काफ़ी टाइप के होते हैं, उनमें से एक टाइप है स्कैन और SSTF। ठीक है, तो एक एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि स्कैन क्यों बेटर है SSTF से। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बूट ब्लॉक्स, बिट वेक्टर, लिंक लिस्ट, ग्रुपिंग, काउंटिंग। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स। ओके, देन हम लोग पढ़ेंगे रेड के बारे में। रेड क्या होती है? रेड वाली रेड नहीं जो पुलिस करती है, ठीक है, दूसरी रेड होती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे फाइल सिस्टम्स के बारे में, फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस मैकेनिज्म के बारे में, डायरेक्टरी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, स्कीम्स फॉर डिफाइनिंग लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्टरी, फाइल शेयरिंग क्या होती है, फाइल एलोकेशन क्या होता है, हाउ, और फाइल एलोकेशन को भी बोल सकते हैं हम लोग, हाउ ब्लॉक्स आर एलोकेटेड इन सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। ठीक है, कि सेकेंडरी स्टोरेज में किस तरह से मेमोरी के ब्लॉक एलोकेट होते हैं। Then we are going to discuss about sequential and indexed file system implementation and protection के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेस मैट्रिक्स और इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे उसका। ठीक है, एक्सेस मैट्रिक्स का इम्प्लीमेंटेशन, नीड ऑफ सिस्टम प्रोटेक्शन पढ़ेंगे। सो बस यही बेसिक हम लोग का एजेंडा होगा, और इसके बाद हम लोग की ये पूरी यूनिट तैयार हो जाएगी और आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार हो जाएगा। राइट, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी चारों यूनिट के वीडियो कवर कर रखे हैं। इनकेस आपने नहीं भी देखे हुए ना, तो आप अपनी हमारी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा जाके, आपको चारों वीडियोस मिल जाएंगे। उसमें हम लोगों ने डिटेल्ड वे में पूरा एक सिलेबस को कवर अप करते हुए पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। ओके, एक बार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको थोड़ा सा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इनकेस आपका कोई भी डाउट रह जाता है रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ टॉपिक, ठीक है, तो आप वो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, एंड प्लीज़ शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स, जिससे सबका भला हो जाए। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। ओके, सो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो इनपुट IO डिवाइसेस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो उसी में मैंने लिखा हुआ है कि नोन एज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। IO डिवाइसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक, नाउ इनपुट डिवाइसेस आर फंक्शनल यूनिट्स विच एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ सिस्टम। कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ना फंक्शनल यूनिट होते हैं जो क्या करते हैं कि जैसे कोई कंप्यूटर सिस्टम है, उसके पार्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाते हैं। जब कैसे, जैसे कि एक मॉनिटर था, समझिए आप, ये मॉनिटर था, ठीक है, और आपके पास एक कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड में ये चीज़ लगी हुई है, ठीक है, कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कर रहे हो तो इस मॉनिटर पे दिख रहा है ना, तो ये एक इनपुट डिवाइस है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है,
और ये दोनों सिस्टम के पार्ट्स हैं, तो ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। तो यही है बेसिकली इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं जो दो सिस्टम के पार्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं, राइट। नाउ इनपुट्स आर सिग्नल्स, एक्चुअली ये अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। इनपुट्स आर सिग्नल्स रिसीव्ड बाय डिवाइस, और आउटपुट क्या होता है जो डिवाइस सिग्नल सेंड करता है। जैसे मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, सो आई एम जनरेटिंग एन आउटपुट, ठीक है, और आप कुछ रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हो, तो वो क्या है, आपके लिए इनपुट है। अब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना, मल्टीपल टाइम्स कुछ भी सर्च करना होता है कहीं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डू गूगल, डू व्हाट्सएप, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मतलब मैसेज कर दो, गूगल कर लो मतलब सर्च कर लो। तो वैसे ही जब डू आई ओ होता है, डू आई ओ कोई भी बोलता है या कोई भी टर्म्स में कोई इंस्ट्रक्शन रूप में लिखा होता है, उसका मतलब होता है टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ओके, अब these devices are used by a person to communicate with computer। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली इसलिए भी यूज़ हो सकते हैं, एक तो इसलिए यूज़ होते हैं कि सिस्टम के दो पार्ट्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक और वे होता है कि यूज़र जो होते हैं ना, वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, राइट। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के, कि अब जब जो इनपुट डिवाइस है, आईपी डिवाइस का मतलब है इनपुट डिवाइस, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इनपुट डिवाइस। एंड सिमिलर वे में जो ओपी डिवाइस का है, इसका मतलब है आउटपुट डिवाइस। मल्टीपल टाइम्स आपसे एग्जाम में ना ये ऐसे भी पूछ लेता है, आईपी डिवाइस, ओपी डिवाइस, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो माउस और कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस। क्यों? क्योंकि माउस से आप क्या करते हो, मूवमेंट करते हो ऐसे करके, कीबोर्ड से आप टाइपिंग करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो एक एक्शन, एक सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सेंड कर रहे हैं, ठीक है, सीपीयू को। देन मॉनिटर और स्पीकर क्या, मॉनिटर आपको कोई भी चीज़ें दिखा रहा है, विजुअलाइज करा रहा है, तो वो एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या, कोई भी साउंड आ रहा है तो आपके कानों तक जा रहा है ना, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ओके, ठीक है। तो अब क्या होता है, कुछ कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरीज ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो बेसिक यहाँ पे हम लोग 3 कैटेगरीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या है, ह्यूमन रीडेबल, कि कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं जो ह्यूमन रीडेबल होते हैं, ठीक है। जैसे वो कौन से होते हैं, जब यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो रहा होता है जिन डिवाइसेस की हेल्प से, दोज डिवाइसेस आर नोन एज ह्यूमन रीडेबल। मतलब जो डिवाइस यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रहा है, दैट आर ह्यूमन रीडेबल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक। कैसे, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड। कीबोर्ड एक यूज़र चला रहा है और तो मतलब यूज़र ही इनपुट दे रहा है, मॉनिटर को एक यूज़र देख रहा है तो मतलब यूज़र ही आउटपुट ले रहा है, ठीक है। सिमिलर वे में अब दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग के पास जो कैटेगरी है ना ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, दैट इज मशीन रीडेबल। तो मशीन रीडेबल में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और कम्युनिकेशन सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है। तो मशीन रीडेबल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं। जैसे डिस्क, टेप ड्राइव्स, सेंसर्स। टेप ड्राइव्स आपको नहीं पता तो क्या होता है ना, कि जैसे पहले टाइम पे नहीं आती थी, ऐसे कि रील बनी होती थी ब्लैक कलर की, छोटी छोटी सी, सॉन्ग के लिए एक छोटी इतनी बड़ी सी कैसेट आती थी, तो वही होती थी टेप ड्राइव्स, ठीक। अब सेंसर्स होते हैं, जैसे कोई भी पार्किंग सेंसर कार में हो गया या अदर कोई भी सेंसर्स हो गए, वो सेंसर्स, ठीक। ना अभी तो एक क्या होता है, कम्युनिकेशन। अब इस कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर का कोई पार्ट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, एक पूरा सिस्टम दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा है। जैसे आपका मोबाइल आपके फ्रेंड के मोबाइल से कम्युनिकेट कर रहा है, आप कोई मैसेज भेजते हो तो उसके पास तक जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, ये होता है ओवर द नेटवर्क। तो इसके लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए होता है, मॉडेम। मॉडेम मतलब जो मॉडेम आपको सबको पता होगा, पुराने टाइम में मॉडेम चलता था, अभी तो वाईफाई का कॉन्सेप्ट आ गया है, पहले मॉडेम चला करता था, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क एंटीना। नेटवर्क एंटीना सबके मोबाइल फ़ोन में होता है, तभी तो सिम कार्ड में नेटवर्क आते हैं ना, तो वो होते हैं कम्युनिकेशन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, राइट, जो इस तरह का नेटवर्किंग कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं। अगर आप ऐसे ही और भी अच्छे और नॉलेजेबल वीडियोस की जल्दी से अपडेट पाना चाहते हैं ना, ये आपका कोई भी सवाल होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप हम लोग को प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, ये हमारा हैंडल है @smart engineer बाबू। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ टेक्निक्स फॉर परफॉर्मिंग IO, कि इनपुट आउटपुट को परफॉर्म करने की टेक्निक्स क्या होती हैं, ठीक। या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शन। आप अब 2 वे है ना, ये इन दोनों वे से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ये दोनों वे थोड़ा पता होना चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि किस में क्या लिखना है, राइट।
तो अब क्या होता है, इनपुट आउटपुट जो स्कीम्स हैं या टेक्निक्स हैं, उसमें सबसे पहले टेक्निक है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में क्या होता है, एक बार पढ़ लेते हैं। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट टेक्स प्लेस अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सीपीयू। या प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट क्या करता है कि डायरेक्ट कंट्रोल, सीपीयू का डायरेक्ट कंट्रोल ले लेता है, ठीक है। अब इसमें आगे क्या होता है, कमांड ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसेस इशूड टू इनपुट मॉड्यूल बाय सीपीयू। अब सीपीयू क्या करता है, इनपुट मॉड्यूल को प्रोसेस नहीं देता है, डायरेक्ट एक कमांड दे देता है कि कोई भी काम करने के लिए कोई पूरी प्रोसेस नहीं एलोकेट कर रहा है, वो एक कमांड दे दे रहा है, ठीक है। देन सीपीयू वेट्स फॉर द ऑपरेशन फॉर वेट, ऑब्वियसली सीपीयू फिर वेट करता है कि एक ऑपरेशन कंप्लीट होगा तब मैं दूसरा ऑपरेशन करवाऊंगा। तो ये बेसिकली प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में होता है, जिसमें प्रोसेस को एक कमांड से, एक इंस्ट्रक्शन से रिप्लेस कर दिया गया, राइट। देन इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट ना क्या होता है, ये प्रोग्राम वाले का ही एक थोड़ा एक्सटेंशन है। इसमें क्या होता है, सीपीयू इशूज अ कमांड ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रोसेस टू एन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। जो ऊपर लाइन लिखी थी सेम है कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को प्रोसेस की जगह पे एक कमांड को प्रोवाइड कर देता है सीपीयू। इफ एनी इंस्ट्रक्शन इज नॉन ब्लॉकिंग देन सीपीयू एग्जीक्यूट्स अदर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेम प्रोसेस। अगर कोई भी ऐसे एक प्रोग्राम आया, ठीक है, उसका कोई इंस्ट्रक्शन नॉन ब्लॉकिंग मतलब ब्लॉकिंग या क्रैश नहीं आपके सिस्टम में डालेगा, तभी उस प्रोग्राम की बाकी इंस्ट्रक्शन चलेंगी। अदरवाइज अगर वो एक ही इंस्ट्रक्शन, कोई भी एक इंस्ट्रक्शन डाल देता है तो पूरा प्रोग्राम नहीं चलेगा, राइट। ताकि सिस्टम क्रैश से बचा जा सके, सिस्टम की इफिशियंसी बढ़ाई जा सके। देन जो हम लोग के पास थर्ड टेक्निक है ना ऑफ परफॉर्मिंग इनपुट आउटपुट, दैट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होती है, डीएमए, इसको हम लोग डीएमए भी बोलते हैं। तो डीएमए मॉड्यूल कंट्रोल्स एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। अब इस जो डीएमए मॉड्यूल होता है ना, ये मेमोरी और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के बीच में स्टैब्लिश होता है। जैसे यहाँ सीपीयू लिखा है तो इस तरह से यहाँ पे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होगा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होगा। ओके, तो अब क्या होता है यहाँ पे, सीपीयू जो है ना वो डीएमए मॉड्यूल को रिक्वेस्ट भेजता है कि डेटा ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट भेजता है डीएमए मॉड्यूल को, और डीएमए मॉड्यूल फिर उसको इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को भेजता है, ठीक। दिस प्रोसेस कैन ओनली बी इंटरप्टेड व्हेन द एंटायर ब्लॉक हैज बीन ट्रांसफर्ड। अब ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक पूरा डेटा ब्लॉक ट्रांसफर नहीं हो जाता है, ठीक। सीपीयू स्टार्ट्स इनपुट आउटपुट बाय सेंडिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू डीएमए मॉड्यूल। अब सीपीयू इनपुट आउटपुट कैसे स्टार्ट करता है, मतलब सीपीयू डायरेक्ट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से कनेक्ट नहीं है, वो डीएमए मॉड्यूल के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है। तो अब सीपीयू कैसे स्टार्ट करेगा, सीपीयू कुछ सर्टेन चीज़ें भेजता है डीएमए मॉड्यूल को, वो चीज़ें क्या होती है हम लोग जान लेते हैं। सो जो डिटेल्स और जो भी इंफॉर्मेशन सीपीयू भेजता है ना डीएमए मॉड्यूल को टू स्टार्ट द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, वो डिटेल्स ही हैं या वो इंफॉर्मेशन ही है। रीड राइट रिक्वेस्ट यूजिंग रीड राइट कंट्रोल लाइन बिटवीन सीपीयू एंड डीएमए, की रीड राइट रिक्वेस्ट भेज देता है यूजिंग रीड राइट कंट्रोल लाइन, ठीक। एड्रेस ऑफ द इनपुट आउटपुट ऑन द डेटा लाइन, कि इनपुट आउटपुट जो भी डिवाइसेस कनेक्ट है उनका एड्रेस क्या है डेटा लाइन पे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन भी सीपीयू भेजता है डीएमए को, डीएमए मॉड्यूल को। स्टार्टिंग लोकेशन इन द मेमोरी फॉर रीड राइट, कि मेमोरी की कौन सी लोकेशन, स्टार्टिंग लोकेशन क्या है मेमोरी की, मेमोरी का मतलब बेस एड्रेस क्या है जहाँ से पूरी मेमोरी स्टार्ट हो रही है, समझे आप। जैसे कोई कॉलोनी है, कोई सोसाइटी है, तो उसका पहला घर कौन सा है ना, उससे हम लोग पूरी सोसाइटी का पता लगा सकते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स टू रीड राइट, कि कितने वर्ड्स हैं, कितना डेटा हमको रीड राइट करना है, ये इन्फॉर्मेशन भी सीपीयू भेजता है डीएमए मॉड्यूल को। ओके, तो हम लोगों ने टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मिंग इनपुट आउटपुट भी पढ़ लिया है। देन हम लोग क्विकली पढ़ते हैं बफर एंड डिवाइसेस, बफर की तरफ। तो बफर क्या होता है, बफर वैसे तो एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप सब ने यूज़ किया हो कहीं ना कहीं, बट मैं बता देता हूँ आपको। बफर एंड डिवाइसेस ऑल्सो नोन एज इनपुट आउटपुट बफरिंग। तो ये बेसिकली इनपुट आउटपुट बफरिंग के रूप नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इट मतलब बफर इज अ मेमोरी एरिया दैट स्टोर डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन टू डिवाइसेस। कि बफर एक मेमोरी एरिया होता है जो उस डेटा को स्टोर करता है जो डेटा दो लोग के बीच में ट्रांसफर किया जा रहा होता है, ठीक है। बफर इज यूज टू मैनेज स्पीड ऑफ शेयरिंग मिसमैच बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। बफर यूज किया जाता है टू जो एक मिसमैच, स्पीड मिसमैच की प्रॉब्लम होती है ना कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में, उसको मेंटेन करने के लिए आपका बफर यूज किया जाता है। जैसे समझो आप कि आपके पास 4G कनेक्शन है, आपके फ्रेंड के पास 2G कनेक्शन है, या
या आप समझिए, आप और आपका फ्रेंड वीडियो कॉल पे हो, आप शहर में हो, आपका फ्रेंड गांव में नेटवर्क स्लो आता है, यहाँ पे नेटवर्क फास्ट आ रहा है आपके शहर में, ठीक है। तो आपको उसकी वीडियो अच्छे से लोड हो रही है, या समझो कि आपकी वीडियो उस तक अच्छे से जा रही है, आपका जो साइड से भी नेटवर्क है वो अच्छा चल रहा है, उसकी साइड से अच्छा नहीं चल रहा है, तो बीच में एक डिस्टॉर्शन होगा डेटा का, है ना। तो उसी लिए बफर यूज़ करते हैं। अब बफर में क्या होता है, बेसिकली एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है, ठीक है। तो अब बीच में हम क्या करेंगे, गोदाम टाइप का बना दिया। अब ये प्रोड्यूसर जो भी चीज़ें, जो भी अपने गुड्स बनाएगा, सामान बनाएगा, उनको यहाँ पे ला के रखेगा, फिर कंज्यूमर यहीं से उठाएगा। जिससे क्या होगा कि एक मिसमैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब ये यहाँ ला के रखता जाएगा और कंज्यूमर यहाँ से लेता जाएगा, राइट। इन जनरल वी यूज टू बफर आर्किटेक्चर, ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, दो बफर का आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, क्योंकि एक बफर से पॉसिबल नहीं हो पाता। कि मान लीजिए कि जो कंज्यूमर है, आपके फ्रेंड है, उसकी ना स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है और आपकी सेंडिंग स्पीड बहुत फास्ट है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि बफर भर जाएगा। तो इनकी इस केस में हम लोग क्या करते हैं, दो बफर यूज़ करते हैं। दो बफर में क्या होता है कि अगर एक बफर भर गया है, तब तक ये प्रोड्यूसर दूसरा भरने लगता है और कंज्यूमर इसको कंज्यूम करता है। जैसे ही कंज्यूम हो जाएगा, फिर कंज्यूमर इसको कंज्यूम करने लगेगा और प्रोड्यूसर इसको भरने लगेगा। समझे? आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गया ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्मार्ट इंजीनियर बाबू, और ताकि हम लोग ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए जल्दी जल्दी लाते रहें। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ना, दैट इज टाइप्स ऑफ बफरिंग स्कीम या टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट बफरिंग। तो उसमें हम लोग का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है सिंगल बफर। सिंगल बफर मैंने आपको बता दिया है, जहाँ पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक सिंगल बफर होता है, ठीक है। एक सिंगल बफर या एक सिंगल क्यू, एक सिंगल मेमोरी पार्ट यूज़ किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। देन उसके बाद हमारे पास आता है डबल बफर। डबल बफर भी मैंने आपको बता दिया, जिसमें दो बफर यूज़ किए जाते हैं। जब एक भर जाता है, तब दूसरे में डेटा स्टोर करने स्टार्ट कर दिया जाता है, तब तक कंज्यूमर पहला लोग कंज्यूम कर रहा होता है। देन एक जो थर्ड इसमें टाइप आता है, दैट इज सर्कुलर बफर। वो मैं आपको बता देता हूँ। सर्कुलर बफर में क्या होता है, हियर मोर देन टू बफर्स आर यूज, ठीक है। यहाँ पे दो से ज़्यादा बफर यूज किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बफर इज रिफर्ड एज अ सर्कुलर बफर। कि जब मल्टीपल बफर एक जगह कनेक्ट हो जाते हैं ना, कलेक्ट हो जाते हैं, तो उसको सर्कुलर बफर बोलते हैं। इन दिस द प्रोड्यूसर कांट पास द कंज्यूमर बिकॉज इट वुड ओवरराइड बफर बिफोर दे हैड कंज्यूम। तो बेसिकली ये सिमिलर वे में ऐसा ही होता है कि जैसे मैंने आपको अभी दो बफर का बताया था, कि जब तक जो प्रोड्यूसर है, इसमें बेसिक कंसेप्ट ये है कि जैसे यहाँ दो बफर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर है। तो प्रोड्यूसर इस वाले बफर को तब तक नहीं भर सकता जब तक कंज्यूमर ये वाला बफर ले नहीं लेता। जब ये खाली हो जाएगा, जब वो मतलब इसको 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 खाली कर देगा या इसकी कंज्यूमिंग स्टार्ट कर देगा, तब ये बफर भर पाएगा, ठीक है। फिर जब कंज्यूमर इसकी स्टार्ट करेगा, तब ये बफर भरने लगेगा। समझो? आई होप आप समझ गए होंगे। तो इससे क्या होगा ना, कि जो एक प्रॉब्लम आ रही होगी बीच में, वो सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम किसकी? मिसमैच की, स्पीड मिसमैच की। सो ये एक छोटा सा डायग्राम है सर्कुलर बफर का, आप इसको थोड़ा सा रेफर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको थोड़ा और ईज हो जाएगी एग्जाम में लिखने में। या वैसे ये मार्क्स गेनिंग कॉन्सेप्ट होते हैं कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाते हैं ना अपने आंसर कॉपी में, उतना ज़्यादा अच्छा होता है आपके लिए। देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, दैट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड इन कर्नल IO सब सिस्टम। तो कर्नल के बारे में हम लोग यूनिट 2 से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो कर्नल एक बेसिक प्रोग्राम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब IO सिस्टम में कर्नल क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कर्नल प्रोवाइड मैनी सर्विसेज रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट लाइक शेड्यूलिंग, बफरिंग, कैचिंग, स्पूलिंग, डिवाइस रिजर्वेशन एंड एरर हैंडलिंग। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, कि शेड्यूलिंग क्या होती है, बफरिंग क्या होती है, कैचिंग क्या होती है। बफरिंग हम लोगों ने पढ़ लिया, कैचिंग, स्पूलिंग, डिवाइस रिजर्वेशन, एरर हैंडलिंग। तो चलिए इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट सर्विस है ना, जो कर्नल प्रोवाइड करता है हमारे इनपुट आउटपुट सब सिस्टम को, दैट इज इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग। इट बेसिकली रिफर्स टू अ गुड ऑर्डर ऑफ डिटरमाइनिंग विच इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट इज टू बी एग्जीक्यूट फर्स्ट। तो ये बेसिकली इसलिए यूज होता है टू डिटरमाइन कि कौन सी जो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट है वो पहले एग्जीक्यूट होगी। ऐसे आप समझो कि एक टाइम पे सिर्फ एक इनपुट या एक आउटपुट की रिक्वेस्ट तो आती नहीं है ना। या एक टाइम पे एक करके तो मैसेज आप भेजते नहीं हो। क्या पता आप जब मैसेज भेज रहे हो तभी आपका फ्रेंड भी भेज रहा है। तो ये चीज़ डिटरमाइन करने के लिए कि कब कब कौन सी इनपुट रिक्वेस्ट, कौन सी आउटपुट रिक्वेस्ट चलेगी,
इसी के लिए हम लोग इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग का यूज़ करते हैं। तो अब इसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या है, इंक्रीज सिस्टम परफॉर्मेंस। इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग क्या करता है, सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज कर देता है, कैन रिड्यूस द एवरेज वेटिंग टाइम, और वेटिंग टाइम को घटा देता है। तो ये बेसिकली यही इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग। इसके बारे में हम लोग और आगे पढ़ने वाले हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की हेल्प से। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बफरिंग। बफरिंग हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। देन हम लोग पढ़ने वाले हैं कैचिंग। कैचिंग क्या होती है, तो कैचिंग के बारे में मैं अगर आपको छोटी सी एनालॉजी बताऊं तो कभी ना कभी आप सबके मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज भरा हुआ होगा, तो उसके बाद आपने कोई क्लीनर इंस्टॉल किया होगा। उस क्लीनर में ना एक चीज़ लिख के आ रही होगी, क्लीन द कैच। वो कैच क्या होती है, कैच एक मेमोरी होती है। जैसे यूट्यूब में एक कैच मेमोरी क्या है कि आप कोई वीडियो देखते हो ना, तो उस वीडियो का वॉच टाइम सेव हो जाता है कि आपने कहाँ तक देखा था। नेक्स्ट टाइम आप आते हो वहाँ तक एक रेड लाइन बनी होती है, उस वीडियो पे क्लिक करते हो तो वो वीडियो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। सो ये होता है कैच। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पार्ट ऑफ फास्ट मेमोरी दैट होल्ड्स कॉपीज ऑफ डेटा। अब कैच एक पार्ट ऑफ फास्ट मेमोरी होती है, या रैम की एक बहुत फास्ट मेमोरी, एक फास्ट वर्जन होता है जो अपने अंदर डेटा की कॉपीज होल्ड करता है। एक्सेस टू कैच्ड कॉपी इज मोर इफिशियंट देन टू द ओरिजिनल। कैच कॉपी को एक्सेस करना बहुत ज़्यादा इफिशियंट और फास्ट होता है ओरिजिनली कंपैरिजन में, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन बफर एंड कैच इज दैट। अब बफर और कैच के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये भी हम लोग जान लेते हैं। बफर में होल्ड द ओनली एग्जिस्टिंग कॉपी ऑफ डेटा आइटम। बफर अपने अंदर सिर्फ एक ही एग्जिस्टिंग मतलब एक ही कॉपी होल्ड कर सकता है किसी भी डेटा आइटम की, ठीक है। देयर इज अ कैच बाय डेफिनेशन होल्ड्स अ कॉपी ऑन फास्टर स्टोरेज ऑफ एन आइटम दैट रिसाइड एल्सवेयर, ठीक है। अब कैच क्या करता है, बेसिकली बफर में क्या होता है कि जो डेटा है वो रैम में लोड है, फिर उसके बाद वहाँ से वो बफर में जा रहा है। बट कैच में क्या होता है कि डेटा सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो भी वो अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है उस डेटा की एक कॉपी। आई होप आप समझ गए होंगे। देन उसके बाद हम लोग को एक जो सर्विस प्रोवाइड होती है ना थ्रू द कैरनल आईओ सब सिस्टम, तो उसके वो सर्विस होती है स्पूलिंग। और स्पूलिंग आपने यूनिट 1 में भी पढ़ी हुई है, और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। स्पूलिंग का मतलब होता है बेसिकली, स्पूलिंग का फुल फॉर्म होता है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस। तो पेरिफेरल का मतलब ही होता है इनपुट आउटपुट, ठीक है। आपने अगर 10th में कंप्यूटर्स ली होगी तो आपको पता होगा कि पेरिफेरल का मतलब इनपुट आउटपुट होता है। देन अब हम लोगों ने स्पूलिंग यूनिट 1 में डिस्कस तो कर लिया, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक जनरल नॉलेज में आप इसको पढ़ लीजिएगा, बट मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि जैसे एक वहाँ पे ना प्रिंट प्रॉब्लम थी, प्रिंटिंग प्रॉब्लम कि अब समझिए आपकी 2 डिवाइसेस हैं। एक ही प्रिंटर है, ठीक है, और एक ये क्या है, यहाँ पे पेन ड्राइव लगी हुई है, ये कंप्यूटर है आपका। तो अब पेन ड्राइव से डॉक्यूमेंट जा रहा है कंप्यूटर में, और वहाँ से प्रिंटर से प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इनपुट आ रहा है, यहाँ से आउटपुट जा रहा है। तो ये दोनों साथ में कैसे कैसे मैनेज होंगे, इसी को स्पूलिंग बोलते हैं कि इनपुट आउटपुट को साथ में कैसे परफॉर्म करें, दैट इज स्पूलिंग। ओके, सो जो नेक्स्ट अपने पास जो सर्विस है ना कर्नल प्रोवाइड करता है, दैट इज एरर हैंडलिंग। अब एरर हैंडलिंग क्या होती है मैं बताता हूँ ना। कि कोई भी चीज़ कोई भी टाइप की एरर आती है। जैसे आप कोई एक फाइल थी, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कॉपी कर रहे थे, उसके बीच में आपकी पेन ड्राइव हिल गई, आपकी पेन ड्राइव निकाल ली किसी ने, तो वहाँ से वो कॉपी रुक जाएगी। बट उसमें ये नहीं होगा कि डेटा मतलब आपका सिस्टम पूरा बंद हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, नहीं, वो नहीं होना चाहिए। वो होगा तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खराब है। वहाँ पे क्या होगा, एक छोटी सी एरर आ जाएगी कि सर आपकी पेन ड्राइव हिल गई है, आप अपनी पेन ड्राइव दोबारा लगाइए और दोबारा एक बार कॉपी कीजिए डेटा, ठीक है। तो बेसिकली यही एरर हैंडलिंग है कि पूरा सिस्टम क्रैश नहीं होगा, एक छोटा सा मैसेज डिलीवर हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट कवर कर लिया है। तो अब हम लोग कवर करने वाले हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कि डिस्क को शेड्यूल कैसे करें, उसके लिए कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है। तो अब आप यूनिट 1 से आप एक एल्गोरिथम सुनते आ रहे हो एफ सी एफ एस कि सर ये FCFS बहुत आती है। तो FCFS का स्टैंड्स फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है पहले आओ पहले पाओ, कि जो भी पहले है वो पहले पाएगा। या जैसे भंडारे में नहीं कोई पहले जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे यहाँ पे समझो आप एक ये बंदा खड़ा है, ये बंदा खड़ा है, ये बंदा खड़ा है, बंदा खड़ा है, बंदा खड़ा है, बंदा खड़ा है, ठीक है। वैसे तो बंदे जैसे लग नहीं रहे, बट ये हैं बंदे, आप समझो ये हैं, आपको नहीं लग रहा बट ये हैं। यहाँ पे टेबल पड़ी हुई भंडारे की इस जगह पे, यहाँ पे लोग सब लाइन से आ रहे हैं। तो अब ये जो बंदा पहले आया ना, ये बंदे को पहले भंडारा मिलेगा। FCFS एल्गोरिथम कहती है कि इस बंदे को पहले भंडारा मिलेगा, ये चला जाएगा,
ये आएगा इसको मिलेगा, ये आएगा इसको, मतलब लाइन बाय लाइन आएंगे, ठीक है। दिस एल्गोरिथम इज इंस्टेंटली फेयर बट जनरली डज नॉट प्रोवाइड द फास्टर सर्विस। ये एल्गोरिथम ठीक ठाक तो होती है लेकिन फास्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक। अब एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से ना काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो जैसे कि एक डिस्क की क्यू दी हुई है, ठीक है, इसमें ये क्या दिए हुए हैं, ये नंबर दिए हुए हैं या रिसोर्स टाइप दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या 98, 183, 37, 122 ये सारी प्रोसेस के नंबर हैं या रिक्वेस्ट के नंबर हैं, ठीक। रिक्वेस्ट नंबर आप बोल सकते हो। तो इनमें से कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा आपके हिसाब से? ऑब्वियसली जो पहले आया है, तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, ये रिक्वेस्ट फुलफिल होगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब 1 बाय 1 फिल होती जाएंगी, ठीक। देन हम लोग की जो नेक्स्ट एल्गोरिथम है दैट इज SSTF। SSTF का मतलब क्या है? स्टैंड्स फॉर शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। अब जिसका सीक टाइम सबसे छोटा होगा ना, कि सीक टाइम मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस से पहुंचने में जो टाइम लगता है दैट इज सीक टाइम, ठीक। दैट इज ट्रेवलिंग टाइम आप बोल सकते हो। तो जिसका सीक टाइम सबसे छोटा होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। सिलेक्ट द लीस्ट सीक टाइम रिक्वेस्ट, ये वही जो मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। इसके नाम में जैसा लिखा हुआ है एक ऐसी एल्गोरिथम है। अब इसको आपको समझना है तो कैसे समझ सकते हो? सबसे छोटा सबसे पहले, कि भंडारे में जो सबसे छोटा बंदा सबसे पहले आएगा, राइट। अब इसमें इसको अगर एग्जाम्पल से समझते हैं तो देखिए, अगर हेड 53 था, यहाँ 53 कहाँ पे रिलाई करेगा? मान लीजिए 53 यहाँ पे, ठीक है। तो 53 से हम लोग कहाँ जाएंगे नेक्स्ट? 53 से सबसे पास जो भी वैल्यू होगी, 53 के सबसे पास है 65। तो देखिए 53 से हम लोग 65 में मूव करेंगे, ठीक है। 53 एग्जीक्यूट होगी, 65 एग्जीक्यूट होगी, फिर 65 के बाद सबसे पास 65 के कौन पड़ेगा? 67। फिर हम लोग 67 को एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है, क्योंकि 67 सबसे पास है, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। अब 67 के पास बाद में सबसे पास कौन पड़ेगा? 67 के, दैट इज 98। तो हम लोग 98 को एग्जीक्यूट करवाएंगे, राइट। इनकेस कोई मिस्टेक हो गई तो आप मुझे प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक। एक्चुअली 98 तो नहीं पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा हम लोगों को 37। तो हम लोग 37 को एग्जीक्यूट कराएंगे, फिर 37 के बाद 14 पड़ेगा, ऐसे ही चलता रहेगा प्रोसेस, ठीक है। आफ्टर दैट जो थर्ड हम लोग के पास एल्गोरिथम है दैट इज स्कैन शेड्यूलिंग। अब स्कैन शेड्यूलिंग में क्या होता है? जैसे स्कैनिंग होती है किसी पेपर की या किसी इंसान की या किसी हाथ की, एक्सरे स्कैन होता है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे डिस्क का स्कैन होता है। इसमें स्कैनिंग बेसिकली कैसे होती है? ऐसे 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 ऐसे। तो इसमें भी ऐसे ही स्कैनिंग होगी। यहाँ पे क्या होगा? हेयर द डिस्क इज स्कैन्ड और ट्रेवर्स्ड फ्रॉम वन एंड टू अनदर, कि कोई भी डिस्क दी हुई है ना, वो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवर्स होगी। जैसे समझिए ये डिस्क दी हुई है, ठीक है, इस डिस्क में ये क्यूज है, ये क्यू है, ठीक है, ये डिस्क की। तो अब इसमें क्या होगा? हम समझिए 53 एक हेड पॉइंट था, तो ये पहले एक एंड तक जाएगा, यहाँ तक की सारी सर्विसेज फुलफिल करेगा, फिर यहाँ से ये इस तरफ से शुरू करके फिर यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो ये सारी रिक्वेस्ट फुलफिल करता हो जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि ये एक बार इस तरफ चला गया, इस पॉइंट तक, एंड तक, इस एंड तक, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक चला गया, इस जगह तक, और फिर उसके बाद एक बार फिर यहाँ से वापस आएगा, तो यहाँ तक फुलफिल कर लेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक एंड से दूसरे एंड तक फुल सारी रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक। यही बेसिक मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक। देन उसके बाद हम लोग का जो फोर्थ टाइप ऑफ एल्गोरिथम आती है दैट इज यूज्ड फॉर डिस्क शेड्यूलिंग, वो होती है सी स्कैन। सी स्कैन क्या है? अभी स्कैन मैंने बताई आपको, तो इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ स्कैन। सी स्कैन इज अ वेरिएंट ऑफ स्कैन। Just like scan, here we moved the control of head from one end to disk of another end. But after reaching one end, the control immediately jump at the beginning of the disk without servicing any request. ठीक है, तो इसको अगर मैं आपको समझाऊँ, ये बेसिकली एकदम स्कैन की तरह होती है। यहाँ पे सी स्टैंड करता है सर्कुलर स्कैन के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जैसे समझिए आप ये थे, ये हेड पॉइंट था आपका, आप पहले राइट गए, राइट में आपने सारी एंड तक पहुँच गए डिस्क के, तो अब आप ऐसे वापस नहीं आओगे, अब आप ऐसे वापस आओगे और फिर यहाँ से इस तरफ को मूव करोगे, समझे? मतलब आपने ये वाली सर्विसिंग नहीं की है जो आप स्कैन में कर रहे थे। देन उसके बाद जो हम लोगों के पास जो अगली शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है इस लुक शेड्यूलिंग। लुक शेड्यूलिंग में क्या होता है कि हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे? लुक शेड्यूलिंग में बेसिकली स्कैन और सी स्कैन की तरह ही होती है, बट इसमें क्या होता है? फर्स्ट गो टू द एंड देन रिवर्स बैक इमीडिएटली, कि सबसे पहले डिस्क के एंड तक जाओ हेड स्टार्ट से,
और फिर उसके बाद इमीडिएटली रिवर्स कर लो, ऐसे रिवर्स किया और आ गए वापस। ठीक है, ये तो हो गया सी लुक में। ठीक, बट अगर आपका आप सिर्फ लुक देखते हैं तो एक बार एंड तक गए और फिर उसके बाद तुरंत वापस आ गए। ये हुआ लुक, ये हुआ सी लुक। तो सी लुक और लुक दोनों स्कैन और सी स्कैन से इंस्पायर है। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। ओके, तो अब हम लोग ना एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ स्कैन इज फास्टर देन एसएसटीएफ एंड डिस्क शेड्यूलिंग। डिस्क शेड्यूलिंग में स्कैन एल्गोरिदम एसएसटीएफ से फास्ट कैसे होती है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसको समझा देता हूँ। एक्चुअली ये थोड़ा सा लेंथी लैंग्वेज लग रही होगी आपको, बट मैं आपको समझा देता हूँ, आपको बेटर समझ आ जाएगा। आप समझिए कि एसएसटीएफ में क्या होता था कि पहले हम लोग हेड पे गए, हेड के जो सबसे पास में है वो है अपनी रिक्वेस्ट है, या आप बोल सकते हो कि मेमोरी लोकेशन है, हम वहाँ तक मूव किए। ठीक है, वो वाली पहले एग्जीक्यूट होगी जिसका सीक टाइम सबसे कम है। फिर उसके बाद समझिए कि कोई इस साइड पड़ गई तो मैं इस मेमोरी लोकेशन पे गया, फिर मेरे को इधर वाली पड़ रही तो मैं इस लोकेशन पे गया। तो इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। ठीक है, बट स्कैन में क्या होता है कि आप एक डायरेक्शन में गए और उसके बाद फिर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में पूरा रिवर्स मूव कर दिया। इससे क्या हुआ, पूरी डिस्क सिर्फ 2 स्टेप में पूरी डिस्क अपनी शेड्यूल हो गई, या पूरी डिस्क जो है उसको एग्जीक्यूशन हम लोगों ने शेड्यूल कर दिया। ठीक, दैट इज वाई स्कैन इज फास्टर देन एसएसटीएफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। एसएसटीएफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बूट ब्लॉक्स के बारे में कि बूट ब्लॉक्स क्या होते हैं। बूट जूते वाला बूट नहीं सर, बूट होता है यहाँ पे डिफरेंट। ये बूट होता है बेसिकली जो जब आप कोई भी मोबाइल फ़ोन रीस्टार्ट करते हो या स्टार्ट करते हो, कोई पीसी को स्टार्ट करते हो, तो ये होती है बूटिंग, बूटिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन, बूटिंग ऑफ पीसी। ठीक है ना, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सम इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म बूटिंग। कुछ इन्फॉर्मेशन बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वायर होती है। इन केस मेमोरी हैव मोर देन वन पार्टीशन, द फर्स्ट पार्टीशन विल कंटेन द बूट इन्फॉर्मेशन। अगर मेमोरी के मल्टीपल पार्टीशन है, जैसे एक पूरी मेमोरी है उसके 2 पार्ट बने हुए हैं, तो पहले पार्ट में बूट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इफ दैट इन्फॉर्मेशन इज नॉट फाउंड द ब्लॉक, देन दैट इज कॉल्ड बूट ब्लॉक। अगर इस वाले ब्लॉक में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो ये ब्लॉक बूट ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीपीयू के सारे रजिस्टर्स और जो भी मेन मेमोरी में जो भी कुछ मतलब कंट्रोलिंग हो रही है, या फिर जो भी सेंसर्स का ऑन होना हो रहा है, या कोई भी ऑपरेशन इनिशियलाइज हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो भी होती है ना वो बूटिंग टाइम पे ही मैनेज की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है, दैट्स व्हाई बूटिंग इज मच इम्पॉर्टेंट। तो अब क्या है ना कि हम लोग को नहीं मिला अपना बूट इन्फॉर्मेशन, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व दिस इशू, द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम फाइंड द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल ऑन दिस, loads the kernel into memory and jumps to an initial address to begin the operating system execution। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पहले वाले पार्टीशन में ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल मतलब बूटिंग डिटेल्स को ढूंढ रहे थे, बट अब हम लोग क्या करेंगे, पूरी डिस्क में उसको छानेंगे, जहां मिलेगा वहीं पकड़ के एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक, सो अब हम लोग ना कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो मेथड है बिट वेक्टर। बिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है, बिट वेक्टर ऑल्सो नोन एज बिट मैप, इसको बिट मैप भी बोलते हैं हम लोग। ईच ब्लॉक इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 बिट। इसमें हाँ हर एक ब्लॉक को, हर एक मेमोरी ब्लॉक को 1 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, ये बेसिकली इसलिए यूज होता है ताकि हम लोग को पता चल सके कितनी मेमोरी खाली, कितनी मेमोरी खाली नहीं। इफ ब्लॉक इज फ्री, अगर ब्लॉक फ्री है तो उसकी जगह जो उसको जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है वो 1 से दिया जाता है। अगर ब्लॉक एलोकेटेड है तो उसको 0 से एलोकेट किया जाता है। ठीक है, 0 से रेफरेंस दिया जाता है। ठीक, ना आप समझिए, कंसीडर द डिस्क वेयर ब्लॉक्स 2 3 4 5 8 9 11 10 11 12 13 17 18 25 26 और 27 ये फ्री है। डिस्क के ये जो ब्लॉक्स हैं ये फ्री हैं। ठीक, और बाकी सारे ब्लॉक्स भरे हुए हैं। तो हम लोग बिटमैप कैसे बनाएंगे, फ्री स्पेस बिटमैप कैसे बनाएंगे, फ्री स्पेस बिटमैप कैसे बनेगा। आप यहाँ समझो 0 और 1 भरे हुए हैं, तो 0 और 1 0 0 एलोकेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे 0। फिर उसके बाद 2 3 4 5 2 3 4 5 ये खाली है, तो इसमें इसको 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ देखिए फ्री बिट 1 है ना, अगर ब्लॉक फ्री है तो बिट इज़ 1। फिर उसके बाद आप देखो 5 के बाद 6 7 नहीं है, तो 6 और 7 मतलब एलोकेटेड है, तो 0 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर 8 9 10 11 12 13
8 9 10 11 12 13 ऐसे ही पूरा प्रोसेस चलता रहा, ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच इज इट्स रिलेटिव सिंप्लिसिटी एंड इट्स सफिशिएंसी। मतलब इसका जो मेन एडवांटेज है ना कि ये बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है, जैसे आपको भी समझ आ गया होगा, मुझे तो आई है। तो ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है और इससे ना सिस्टम की एफिशिएंसी भी अच्छी हो जाती है। सो और लोग जो है ना अपना नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, दैट इज लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट की हेल्प से हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कौन से मेमोरी ब्लॉक फ्री हैं, कौन से एलोकेटेड है। तो another approach to free space management is to link together all the free disk block, keeping a pointer to the first free block and the spatial location on the disk and catching it in memory। तो बेसिकली जैसे ये ट्रेन के डब्बे की तरह है ना कि मेमोरी में जो भी ब्लॉक्स खाली हैं उनको आपस में एक लिंक से कनेक्ट कर दो। जैसे 2 खाली था, ऊपर वाले एग्जाम्पल में बताया था, 2 खाली है 3 खाली, 2 को 3 से एक पॉइंटर की हेल्प से कनेक्ट कर दिया, 3 को 4 से पॉइंटर के रूप से कनेक्ट कर लिया, 4 को 5 से, 5 के बाद 6 और 7 भरे हुए थे, ऊपर एग्जाम्पल में था, मैं दिखा देता हूँ। देखिए 2 3 4 5, 5 के बाद 6 7 भरे हुए हैं, फिर सीधे 8 खाली है ना। तो सिमिलर हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है लिंक। देखिए इसी वन मतलब ये फ्री स्पेस का लिस्ट का हेड है, ये स्टार्ट है यहाँ से, ठीक है, फ्री मेमोरी के स्टार्ट 2, फिर 3 से कनेक्ट है क्योंकि 3 भी खाली है, 3 अपने नेक्स्ट फ्री ब्लॉक से कनेक्ट है दैट इज 4, 4 अपने नेक्स्ट फ्री ब्लॉक से कनेक्ट है दैट इज 5, 5 अपने नेक्स्ट फ्री ब्लॉक से कनेक्ट है दैट इज 8। द फर्स्ट ब्लॉक कंटेन्स अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट फ्री डिस्क ब्लॉक। जो पहला ब्लॉक होता है वो अपने नेक्स्ट फ्री डिस्क ब्लॉक तक का एक पॉइंटर कंटेन करता है, ठीक है। देखिए ये पॉइंटर कंटेन करता है इस वाले ब्लॉक का, ओके। बेसिकली इस वाले ब्लॉक को जो नेक्स्ट अपने ब्लॉक है, नेक्स्ट फ्री ब्लॉक है, उसको अपने प्रीवियस ब्लॉक से कनेक्ट करने का काम होता है लिंक्ड लिस्ट का, राइट। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग को मैं ऐसा समझाता हूँ कि आपके कॉलेज में या आपके स्कूल में कभी ऐसा हुआ होगा ना कि सेक्शन डिवाइड हुए होंगे कि ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, है ना। सेक्शन में क्या होता था, डी सेक्शन में सबसे वीक, सबसे बदमाश, सबसे वाहियात लड़के होते थे, ठीक, मतलब जो सबसे ज़्यादा बदमाश होते हैं। तो ऐसा क्या करता था स्कूल, क्या सोचता था ना कि जो बदमाश लड़के हैं उनको अलग कर देते हैं, जो पढ़ाकू बच्चे हैं उनको उनका ग्रुप अलग कर देते हैं, जिससे क्या होगा पढ़ने वालों को डिस्टर्ब नहीं होगा। तो यहाँ भी हम लोग वही कर रहे हैं कि जो फ्री मेमोरी है उसको अलग कर दे रहे हैं, एलोकेटेड मेमोरी को अलग कर दे रहे हैं। तो फ्री मेमोरी के लिए हम लोग एक अलग ब्लॉक बना लेंगे, उसके अंदर सारी फ्री मेमोरी को स्टोर करा लेंगे और ऐसे ही मल्टीपल ब्लॉक्स बनाते जाएंगे, उनके अंदर फ्री मेमोरी जो भी है उसको एलोकेट कराते जाएंगे, एक ब्लॉक दूसरी ब्लॉक से कनेक्ट होगा इजीली। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ग्रुपिंग बेसिकली इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द फ्री लिस्ट अप्रोच दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ एन फ्री ब्लॉक इन द फर्स्ट फ्री ब्लॉक। अब ये एन फ्री ब्लॉक का मतलब बेसिकली एन यहाँ पे क्या है कि कितने एन वो है कि कितने फ्री ब्लॉक इसमें हैं, कितने फ्री मेमोरी स्पेसेस हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इस ब्लॉक में जो पहले n-1 होते हैं ना ब्लॉक्स, वो फ्री होते हैं, आखिरी ब्लॉक भरा होता है क्योंकि वो बताता है कि कितने ब्लॉक खाली हैं, इनकी डिटेल देता है कि कितने ब्लॉक खाली हैं एग्जैक्टली। जैसे इसमें क्या है 4 खाली है ना, तो इस ये n की वैल्यू क्या होगी 4। सिमिलर वे में अगर इसमें देखें तो 1 2 3 यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 खाली, तो इस n की वैल्यू क्या होगी 3। द लास्ट, वही यहाँ पे लिखा हुआ द लास्ट ब्लॉक कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अनदर एंड फ्री ब्लॉक एंड सो ऑन ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। देन हम लोग पढ़ते हैं काउंटिंग इज अनदर मेथड। काउंटिंग में क्या है, here rather than storing the address of whole list we store the address of first free block of the list and how many free blocks in the list, ठीक है। तो अब क्या हम लोग पिछले वाले में क्या कर रहे थे कि पूरी डिस्क पे एड्रेस, पूरी डिस्क को, पूरे ब्लॉक को स्टोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको एक अलग जगह पे बना दे रहे हैं। मैंने एक डिस्क में एक प्लेस बना दिया है और उन सारी कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में लोकेट है, मतलब आसपास आस पड़ोस में, ठीक है। अब आप समझो कि आपके एक सोसाइटी में रह रहे हो और आपको मकान नंबर 12 में जाना है, तो आपको अगर मकान नंबर 6 दिख रहा है आपके सामने, आपको पता है सारे सीरियल में लगे हुए हैं, तो आप 12 में पहुंच जाओगे आराम से। सिमिलर वे में हम लोग पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस दे देते थे और कहते थे बगल बगल करके आ जाना। पहले वाले में दे दिए कि पहले वाले का एड्रेस है 12, ठीक है। अब उसको बताना है कि ये भी बताना पड़ेगा ना कितने और घर हैं वहाँ पे, मतलब कितने और फ्री ब्लॉक हैं। तो 1 2 3 4 5 एन की वैल्यू यहाँ 5 होगी, तो ये 2 इन्फॉर्मेशन काउंटिंग में दी जाती है, ठीक है।
इससे हम लोग पूरी मेमोरी पता लगा लेते थे, राइट। तो अब इसका एड्रेस 12 है, तो 13, 14, 15, 16 तक जाएगा। बस बेसिक यही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेड। रेड क्या होता है? पुलिस वाली रेड नहीं, ये रेड है, इसका फुल फॉर्म होता है रिडंडेंट एरेज ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। रिडंडेंट एरेज फॉर इंडिपेंडेंट डिस्क, ये बेसिकली क्यों यूज होता था, ठीक है। इट इज़ अ वेराइटी ऑफ डिस्क ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स। ये डिस्क ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक की वेराइटी है, कॉमनली यूज टू रिजॉल्व द परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी इशूज। ये बेसिकली इसी यूज की जाती है ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ सके, सिस्टम पे रिलायबिलिटी बढ़ सके, ठीक। देन इन ओल्ड टाइम, पुराने टाइम में क्या होता था कि जो रेट्स होती थी ना, composed of small cheap disk, they are viewed as a cost effective alternate to large expensive disk। पुराने टाइम में क्या होता था कि सब लोग सोचते थे कि रेट्स जो है ना, वो एक्चुअली रेट्स क्या होती थी, थोड़ी सस्ती होती थी, ठीक है। तो वो एक्सपेंसिव डिस्क की जगह रेट्स को यूज़ करना लाजमी समझते थे। टुडे रेट्स आर यूज्ड फॉर दियर हाई, रेट्स इज बेसिकली अ अल्टरनेटिव ऑफ मेमोरी, ठीक है, एक टाइप की मेमोरी डिस्क आप समझ सकते हो। अब आज के टाइम में क्या होता है कि इनको इसलिए यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव है, इनको यूज़ किया जाता है बिकॉज दे आर हायर रिलायबिलिटी एंड दे आर हायर डेटा ट्रांसफर रेट। ये अच्छे से डेटा ट्रांसफ़र करती हैं, इनका डेटा ट्रांसफ़र रेट हायर होता है और हायर रिलायबिलिटी होती है इनकी, दैट्स वाई दे आर यूज्ड। अब इसी वजह से क्या होता था पुराने टाइम में, रेड में जो आई दिया हुआ है ना, मतलब रिडंडेंट एरेज फॉर इंडिपेंडेंट डिस्क, इसमें जो आई था पुराने टाइम में इनएक्सपेंसिव के लिए था, बट अब इंडिपेंडेंट के लिए, ठीक है। तो रेड का नाम भी चेंज हुआ है, समझा। देयर आर ऑलमोस्ट डजन रेड लेवल स्कीम्स, यहाँ पे ना काफ़ी सारी रेड लेवल स्कीम्स हैं जो रेड लेवल टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश करती हैं, बताती हैं। बट कुछ रेड लेवल टेक्निक्स हम लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेड लेवल 0 में क्या होता है। रेड लेवल 0 में एक पूरी डिस्क, कोई मतलब नहीं अपने को, मतलब राइटिंग के लिए 2 डिस्क बना लिए, ये 2 डिस्क है अपने पास, ठीक है। एक इसमें वर्किंग हो रही है, एक इसमें वर्किंग हो रही है, समझो आप, कोई भी वर्किंग, कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन कोई भी डेटा का बैकअप नहीं है। अगर एक भी इसमें से डिस्क फेल हो जाती है तो पूरा सिस्टम रुक जाएगा। तो ये रेड लेवल 0 में था। ये डिस्क जब रेड लेवल 0 मतलब लेवल 0 की जब डिस्क आई थी ना, तब उसमें ये कंसेप्ट यूज होता था क्योंकि उसमें रिडंडेंसी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। फिर रेड लेवल 1 में रिडंडेंसी इंट्रोड्यूस होती है। उसमें क्या होता है कि 2 डिस्क तो हम लेंगे, लेकिन एक डिस्क में दूसरे डिस्क का कॉपी होगा, डेटा का कॉपी कर लेंगे, ठीक है, ताकि अगर एक डिस्क का डेटा कभी करप्ट होता है, खराब होता है, तो दूसरी डिस्क से हम लोग उसको बैकअप ले सकें। देन हम लोग के पास आती है रेड लेवल 2 आती है। रेड लेवल 2 बेसिकली एन इम्प्रूवमेंट ऑफ रेड लेवल 1, जहाँ पे रेड लेवल 1 के साथ कुछ इफिशियंसी बढ़ गई थी, उसकी थोड़ी परफॉर्मेंस बढ़ गई थी। फिर हम लोगों के पास आता है रेड लेवल 3। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ट्रिपलेट्स का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, मेमोरी को ना 3-3 ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं, या एक डेटा के 3-3 कॉपी बना लेते हैं। सिमिलर वे में रेड लेवल 4 में करते हैं। रेड लेवल 4 इज द एक्सटेंशन ऑफ रेड लेवल 3। फिर रेड लेवल 5 में क्या करते हैं ना, अब ये डिस्क को कैसे डिवाइड करना है, एक डिस्क को कैसे डिवाइड करना है, इस पर हम लोग तवज्जो देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पैरिटी बिट। पैरिटी क्या होती है, पैरिटी मीन्स होता है इंपॉर्टेंस, टेक्निकल टर्म्स में पैरिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। तो किस बेसिस पे हम लोग इस डिस्क को डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज डिफाइंड यूजिंग पैरिटी। अब 6 इज बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ रेड लेवल 5। लेवल 5 की डिस्क का एक्सटेंशन था, इसमें कुछ परफॉर्मेंस बढ़ा दी गई थी। नाउ रेड लेवल 10 बेसिकली इसलिए हम लोग बोल रहे हैं 10 ये कोई नंबर ही नहीं है, दैट इज 1+0, जिसमें ना रेड लेवल 1 और रेड लेवल 0 के कुछ कॉन्सेप्ट को मिला के एक रेड मतलब डिस्क बनाई गई थी। रेड लेवल 0 मैंने बताया था, रेड लेवल 1 मैंने बताया था। देन रेड लेवल 0 1 क्या था, इसी का एक बेटर वर्जन था जिसमें परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी बढ़ा दी गई थी। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, दैट इज फाइल सिस्टम्स। की फाइल सिस्टम क्या होता है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। द फाइल सिस्टम परमिट यूजर टू क्रिएट डेटा कलेक्शन कॉल्ड फाइल्स विद डिजायरेबल प्रॉपर्टीज। कि ना फाइल्स, और फिर पढ़ते हैं ना आगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार। फाइल इज द कलेक्शन ऑफ डेटा क्रिएटेड बाय यूजर। कि फाइल एक फाइल होती है ना, मतलब हर एक कंप्यूटर में एक फाइल होती है। तो फाइल क्या होती है, फाइल इज कलेक्शन ऑफ डेटा। इसमें बहुत सारा डेटा कलेक्ट होता है, बहुत सारा डेटा स्टोर होता है। तो उस फाइल को क्रिएट करना की परमिशन फाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है यूजर को। नहीं समझे?
आप कोई भी फाइल क्रिएट करते हो ना कभी किसी फोल्डर में या किसी फोल्डर में या किसी भी लोकेशन में कोई पीसी में, तो वो फाइल सिस्टम ही उसको ऑथोराइज करता है कि फाइल सिस्टम की हेल्प से ही वो फाइल क्रिएट हो रही है डिस्क में, राइट। तो अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस की, वो फाइल लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, मतलब कि कुछ फाइल्स होती ना कि जैसे कोई प्रोसेस चल रही है, ठीक है, कोई इन बिटवीन ऐप में कोई डायनेमिकली कोई फाइल एलोकेट हो रही है, तो वो लॉन्ग टाइम एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ रैम में थोड़ी देर के लिए आएगी फिर चली जाएगी, समझिए आप। देन शेयरेबल बिटवीन प्रोसेस, वो फाइल प्रोसेस के बीच में शेयरेबल है या नहीं है, उस फाइल का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि कोई वर्ड फाइल होती है, नोटपैड की फाइल होती है, कोई XML की फाइल होती है, HTML की फाइल होती है ना, तो हर एक फाइल का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, तो ये भी उस फाइल की एक प्रॉपर्टी होती है, राइट। देन फाइल सिस्टम इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट। फाइल सिस्टम यूज किया जाता है टू स्टोर द डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट, क्योंकि बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है और डेटा को तो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में स्टोर करेगा ही, है ना। कोई भी फाइल होती है, जैसे आपने एक्सेल फाइल सुनी होगी ना, एक्सेल में स्प्रेडशीट्स बनती हैं, तो वो स्प्रेडशीट में डेटा एक फॉर्मेट वे में, एक अच्छे वे में, एक वेल मैनर्ड वे में स्टोर होता है, तो वो फाइल सिस्टम हेल्प करता है वो करने में, ठीक है। देन एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद फाइल सिस्टम में क्या क्या एट्रीब्यूट्स एसोसिएट करते हैं, मतलब क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकता है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम कैन क्रिएट अ फाइल, डिलीट अ फाइल, ओपन अ फाइल, क्लोज अ फाइल, रीड अ फाइल, राइट अ फाइल। कि कोई फाइल क्रिएट कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, उस फाइल को ओपन कर सकता है, उस फाइल को बंद कर सकता है, उस फाइल को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है। रीड मतलब उसको पढ़ सकता है, राइट मतलब उस फाइल में कुछ लिख सकता है, ओके। तो हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद फाइल सिस्टम, बट अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि फाइल के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं या फाइल की क्या क्या बेसिकली थिंग्स होती हैं, उसके कंपोनेंट्स होते हैं ना। तो फाइल में नेम होता है, आइडेंटिफायर होता है, टाइप, लोकेशन, साइज, प्रोटेक्शन, टाइम, डेट एंड यूजर आइडेंटिफिकेशन। एक फाइल में क्या क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, नेम, उस फाइल का नाम क्या है, आइडेंटिफायर की उस फाइल की आईडी क्या है, उस फाइल को कैसे पहचाना जाएगा, ठीक है, मेमोरी में, इंटरनली, ठीक है। आप तो नाम से ही पहचानोगे, लेकिन मेमोरी उसको या पीसी उसको कैसे पहचानेगा। फिर उस फाइल का टाइप क्या है, वो फाइल किस टाइप की है, ठीक। लोकेशन मतलब किस लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रही है वो फाइल, उस फाइल का साइज क्या है, उस फाइल में कौन सी प्रोटेक्शन है। और टाइम, डेट एंड यूजर आइडेंटिफिकेशन मतलब किस टाइम वो क्रिएट हुई है या डिलीट हुई है, क्या या अपडेट हुई है, ठीक है, वो डेट क्या थी। और अगर मल्टीपल यूजर्स आपके सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो किस यूज़र ने वो फाइल बनाई। तो ये बेसिक एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद फाइल था, ठीक है। फिर हम लोग के पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन, की फाइल को कैसे ऑर्गेनाइज करें, ठीक। इट रिफर्स टू द वे डेटा इज स्टोर्ड इन अ फाइल। ये मतलब इस फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि किस तरह से डेटा एक फाइल में स्टोर हुआ है, ठीक। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डिटरमाइन द मेथड ऑफ एक्सेस, इफिशियंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टोरेज डिवाइसेस टू यूज़। ये बेसिकली इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि ये ना एक बेटर इफिशियंसी प्रोवाइड करता है सिस्टम को, ताकि वो अच्छे से फाइल को एक्सेस कर सके। एक फाइल अगर वेल ऑर्डर्ड वे में स्टोर होगी, या आप समझो कि आप कोई नोट्स बनाया, मैंने जैसे ये नोट्स बनाए, तो एक ही पैराग्राफ मैंने ये लाइन लिखी हुई, ठीक है, ये लाइन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखी हुई है। अब सोचो मैं फाइल पहले लिख देता रिफर्स, उसके बाद यहाँ ऐसे ऐसे उल्टा पुल्टा लिख देता, समझ में आता, कभी नहीं समझ में आता। तो आपकी इफिशियंसी खराब हो जाती, क्योंकि आपको ही अनस्क्रैम्बल करना पड़ता है इन सारी चीज़ों को, है ना। तो वही बेसिकली फाइल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है, ताकि ईजिली उस फाइल को एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। नाउ देयर आर सेवरल मेथड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग फाइल, की फाइल को ऑर्गेनाइज करने के कुछ मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड इज सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जी हाँ, सीक्वेंस का मतलब होता है 1 by 1, बट यहाँ पे जो 1 by 1 है कि सीक्वेंस फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स लाइक अ फाइल, की एक लाइक अ प्रोग्राम फाइल, ठीक है। कि जैसे एक प्रोग्राम फाइल होती है ना, उस प्रोग्राम में क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट में आपका डेटा स्टोर होता है कि ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन, तो उसको सीक्वेंस फाइल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। फिर होता है रैंडम और डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ये बना हुआ है तो ये सीक्वेंस फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। देन रैंडम और डायरेक्ट में क्या है कि एक डेटा यहाँ स्टोर हुआ, एक डेटा यहाँ स्टोर हुआ, एक डेटा कुछ भी डेटा कहीं भी स्टोर हो रहा है। फिर होता है हम लोग के पास सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन ना मोस्टली यूज़ किया जाता है, अगर मैं आपको जनरल टर्म्स में बताऊँ सोसाइटी के टर्म्स में, तो म्यूज़िक में ना, जैसे म्यूज़िक में कोई एक पर्टिकुलर लाइन है, ठीक है, वो पहले आ गई और उसके बाद
एक लाइन उसके जस्ट बाद आएगी। अब समझो अब बाद वाली लाइन पहले आ जाए, पहले वाली लाइन बाद में आ जाए, तो सब कुछ बिगड़ जाएगा ना। तो कुछ चीज़ें फिक्स्ड फॉर्मेट में होती है कि ये इसके बाद ही आएगी, वो होती है सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में। फिर इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड में क्या होता है कि फाइल्स जो होती हैं वो सारी सीक्वेंशियल वे में स्टोर होती हैं, बट एक इंडेक्स हम लोग अलग बना लेते हैं। तो इंडेक्स आपने बुक में पढ़ा होगा। बुक में क्या होता है, इंडेक्स एक पेज होता है जहाँ पे ना सारे पेज नंबर लिखे होते हैं, किस पेज नंबर में कौन सा टॉपिक है, ताकि आप डायरेक्ट उस पेज नंबर पे जा सको और उस टॉपिक को पढ़ सको, आपका टाइम ना वेस्ट हो ढूंढने में। सिमिलर वे में यहाँ एक इंडेक्स बन जाता है जिसमें एड्रेस लिखा होता है कि कौन सा आपका पॉइंटर, कौन सी फाइल किस वाले एड्रेस पे स्टोर है, और वहीं से जाके आप डायरेक्ट उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। ठीक ना, अब एक्सेस की बात हो रही है तो एक्सेस मैकेनिज्म भी पढ़ लेते हैं कि कोई फाइल को कैसे एक्सेस किया जाता है। तो 3 वे होते हैं। एक तो सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब यहाँ पे हम लोग इसको सीक्वेंशियल एक्सेस को रिलेट कर सकते हैं सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि एक कमांड या एक इंस्ट्रक्शन या एक फाइल एक्सेस होगी, फिर उसके बाद दूसरी फाइल एक्सेस होगी, फिर तीसरी फाइल एक्सेस होगी, फिर चौथी फाइल एक्सेस होगी, ऐसे एक्सेस होंगी। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस में कोई भी फाइल कहीं से भी उठ के चली जाएगी, कोई भी फाइल कहीं से भी उठ के चली जाएगी। राइट ना, इंडेक्स एक्सेस में क्या होगा कि एक इंडेक्स होगा हम लोगों के पास, उस इंडेक्स में यहाँ पे फाइल का नाम होगा और यहाँ पे उस फाइल का एड्रेस होगा। वो एड्रेस की हेल्प से हम लोग डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन में जाएंगे और उस फाइल को ले लेंगे। समझे आप? नहीं समझे? चलिए मैं बताता हूँ। एक पेज था, ठीक है, उस पेज में क्या लिखा हुआ था कि आपकी बुक कोई कहाँ कौन से ड्रॉर पे रखी हुई है, किस नंबर पे रखी हुई। ठीक है, उस ड्रॉर में लिखा हुआ था कि 11B पे, ड्रॉर नंबर 11B पे रखी हुई। ठीक है, तो आप फटाफट गए और आपने उस ड्रॉर में से बुक निकाल ली। तो ये था इंडेक्स्ड एक्सेस, क्योंकि उसका एड्रेस एक अलग जगह पे लिखा हुआ था। ठीक, ओके, समझ गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होता है? आप सबको फ़ोन डायरेक्टरी पता होगी, आपने हेरा फेरी मूवी तो देखी होगी ना। फ़ोन लग जाता है किसी और के पास, देवी प्रसाद वो कर रहा होता है, तो वो जो डायरेक्टरी है ना, फ़ोन डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होता है डायरेक्टरी कलेक्शन ऑफ फाइल्स। फाइल डेटा का कलेक्शन है और डायरेक्टरी फाइल्स का कनेक्शन है। समझे आप? बेटा कौन है? डेटा। डेटा इज बेटा, राइम कर गया। तो बेटा इज डेटा सॉरी, डेटा जो है वो सबसे छोटी एंटिटी है, उसके डैडी जी कौन है? फाइल्स। फाइल्स की डैडी जी कौन है? डायरेक्टरी। ठीक है, तो वन डायरेक्टरी कैन कंटेन मल्टीपल फाइल्स इन इट। ठीक है, इट कैन बी व्यूड एज अ सिंबल टेबल दैट ट्रांसलेट फाइल नेम इनटू द डायरेक्टरी इंटरफेस। अब क्या है ना, जो भी फाइल स्टोर होती है डायरेक्टरी में, तो उनको हम फाइल नहीं बोलते हैं, उनको बोल देते हैं डायरेक्टरी एंट्रीज। जस्ट ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन चेंज हो रहा है। ठीक, डायरेक्टरी कैन ऑल्सो बी ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस वेज। अब जैसे एक फाइल के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, फाइल ऑर्गेनाइज की जाती है, वैसे डायरेक्टरी को भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। कैसे कैसे? इंसर्ट एंट्रीज, मतलब फाइल्स को इंसर्ट कर दो, डिलीट कर दो फाइल को, कोई एक फाइल को सर्च करो और सारी फाइल को व्यू करो। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो बेसिकली यही जो नॉर्मल टर्म्स है, जनरल इंग्लिश के टर्म्स है ना, वही इनका मीनिंग भी है। सो अब हम लोग पढ़ते हैं कि डायरेक्टरी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो डायरेक्टरी को इम्प्लीमेंट करने के ना 2 वे हैं, एक लीनियर लिस्ट, एक हैश टेबल। अब लीनियर लिस्ट में क्या होता है कि 1 बाय 1 सर्चिंग या 1 बाय 1 सारी चीज़ें 1 बाय 1 होती हैं। कैसे? एक ही मेमोरी लोकेशन थी, ठीक है, उसमें साथ में हमने ऐसे करके डेटा डाल दिया। ठीक, तो अब पहले ये वाली फाइल एक्सेस होगी, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली। मान लो मुझे ये वाली फाइल चाहिए थी, तो मैं 3 को एक्सेस क्यों करूँ भाई, तो बेकार है ना। फिर उसके बाद आती है हैश टेबल। हैश टेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू पेयर्स। जैसे एक डिक्शनरी होती है ना, उसमें एक वर्ड होता है, उसकी पर्टिकुलर मीनिंग होती है। तो वर्ड होती है की, उसका जो मीनिंग होता है वो होते है वैल्यू। वैसे एक हैश टेबल होती है जिसमें ना कि डायरेक्टरी में फाइल का नेम और फाइल का एड्रेस ऐसे करके स्टोर होता है, जस्ट लाइक एन इंडेक्स। ठीक, देन ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन अ डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी में कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं? सर्चिंग हो सकती है, एक फाइल क्रिएट हो सकती है, इंसर्ट हो सकती है, ठीक है, डिलीट हो सकती है, फाइल रीनेम हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है, और व्यू करा सकते हैं सारी फाइल्स को या लिस्ट कर सकते हैं पूरी डायरेक्टरी को। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, सो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्कीम्स फॉर डिफाइनिंग। एक्चुअली आपको समझ ना आ रहा हो तो ये ऐसा है, ठीक है, स्कीम्स फॉर डिफाइनिंग लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्टरी।
डायरेक्टरी का लॉजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्कीम्स क्या क्या हैं, टेक्निक्स क्या क्या हैं। तो एक होती है सिंगल लेवल डायरेक्टरी। अब सिंगल लेवल डायरेक्टरी में क्या होता है, इट इज़ द सिंपलेस्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। सबसे सिंपल डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑल फाइल एग्जिस्ट इन द सेम डायरेक्टरी, सारी फाइल्स एक सेम डायरेक्टरी में एग्जिस्ट कर रही हैं। ईजी टू सपोर्ट एंड अंडरस्टैंड, ये थोड़ा ईजी है अंडरस्टैंड करना, बट अब जब सारी फाइल एक जगह एग्जिस्ट कर रही हैं तो सारी फाइल्स का नाम अलग अलग रखना पड़ेगा आपको, है ना। तो बेसिक ये देखिए, ये एक डायरेक्टरी है, इसमें ये सारी फाइल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, सारी फाइल्स का यूनिक नेम है, यही सिंगल लेवल डायरेक्टरी है। देन हम लोग के पास आती है टू लेवल डायरेक्टरी। अब टू लेवल डायरेक्टरी में क्या होता है कि टू लेवल डायरेक्टरी बेसिकली यूज़र के हिसाब से डिवाइड हो जाता है। हियर ईच यूज़र हैज़ इट्स ओन यूज़र फाइल डायरेक्टरी। हर यूज़र के पास उसकी खुद की एक यूज़र फाइल डायरेक्टरी होगी, ठीक है। द यूज़र फाइल डायरेक्टरी हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बट ईच लिस्ट ओनली द फील्ड्स फाइल्स ऑफ अ सिंगल यूज़र, ठीक है। कि हर एक डायरेक्टरी सिर्फ अपने उसी यूज़र, जैसे यहाँ पे एक यूज़र ये था, एक यूज़र ये था, उसकी यूज़र वन की डायरेक्टरी, यूज़र टू की डायरेक्टरी है। तो अब यूज़र वन ना यूज़र टू की डायरेक्टरी एक्सेस कर सकता है, ना यूज़र टू यूज़र वन की। तो इससे क्या है ना, थोड़ा एक्सेस मैकेनिज्म भी अच्छा हो गया है, समझा ना। हम लोग डिस्कस करते हैं ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरीज के बारे में। ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरीज में क्या होता है, बेसिकली एमएस डॉस सिस्टम इज अ ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी। एमएस डॉस का जो सिस्टम था ना, वो ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी को फॉलो करता है, ओके। इट अलाउज यूजर टू क्रिएट देयर ओन सब डायरेक्टरी एंड टू ऑर्गेनाइज देयर फाइल अकॉर्डिंगली। अब ये क्या अलाउ करता है कि एक यूजर अपनी मल्टीपल डायरेक्टरीज, अभी तक क्या हो रहा था कि एक यूजर एक डायरेक्टरी बना रहा था, अब एक यूजर अपनी दो सब डायरेक्टरी बनाएगा, उन सब डायरेक्टरी की और भी सब डायरेक्टरी बनाएगा और अपनी फाइल को जैसे चाहे मैनेज कर लेगा, ओके। सब उसके हाथ में। अगर आप इसको पलटी करके देखो तो एक यूजर है, देखिए उसने दो डायरेक्टरी बनाई, उन दो सब डायरेक्टरी में दो और सब डायरेक्टरी बनाई, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग की। तो ये ट्री स्ट्रक्चर बन गया। दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरीज, ठीक है, ओके। यहाँ पे सारी चीजें वही लिखी हुई जो मैंने आपको समझाएंगे, आप चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, आपको नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, राइट। तो अब हम लोगों के पास जो नेक्स्ट टेक्निक है ना डायरेक्टरीज को इम्प्लीमेंट करने की, वो क्या है, एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरीज। इट अलाउज डायरेक्टरीज टू हैव शेयर्ड सब डायरेक्टरीज इन फाइल। अब ना एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरीज अलाउ करती हैं कि हम लोग दो डायरेक्टरी के बीच में फाइल्स को शेयर कर सकें। सम फाइल्स और डायरेक्टरीज में बी इन टू डिफरेंट डायरेक्टरीज। अब इससे क्या हो सकता है कि जैसे दो अलग अलग डायरेक्टरी थी, वो आपस में फाइल की शेयरिंग कर रही हैं, तो मल्टीपल टाइम क्या हो सकता है कि एक सेम फाइल दोनों में एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। नाउ ग्राफ विथ नो साइकिल इज अ बेसिकली एसाइक्लिक ग्राफ का मतलब होता है कि वो ग्राफ जिसमें कोई साइकिल नहीं है, ठीक है। और ऐसे ग्राफ जो होते हैं दे आर बेसिकली द, तो जो भी ग्राफ होता है ना जिसमें कोई भी साइकिल नहीं होती, दैट इज ऑल्सो नोन, दैट इज बेसिकली नोन एज एसाइक्लिक ग्राफ। तो इसका जो नाम है, इसका मतलब इसमें कोई भी साइकिल नहीं है और ये ट्री स्ट्रक्चर का एक एक्सटेंशन है, ठीक है। अब इसमें फाइल की शेयरिंग और सब डायरेक्टरीज को कैसे शेयर किया जाता है, वो शेयर किया जाता है यूजिंग लिंक की हेल्प से। कि एक लिंक, एक पॉइंटर यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग फाइल शेयर कर सकते हैं। कैसे, अब इस वाली डायरेक्टरी को मैंने बता दिया कि इस डायरेक्टरी की फाइल का एड्रेस क्या है, तो इस डायरेक्टरी ने एक्सेस कर लिया, ठीक है। जैसे आपने अपने पड़ोसी को बता दिया कि आपके कौन से ड्रॉर में चीनी रखी है, उसने एक्सेस कर लिया, ओके। जोक्स अपार्ट, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल शेयरिंग। कि फाइल शेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो फाइल शेयरिंग के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो कहीं ना कहीं यूज़ किए होंगे। फाइल शेयरिंग आप यूज़ करते हो मैसेजिंग में, सबसे ज़्यादा करते हो ना, व्हाट्सएप चलाते हो ना, आ रहा होगा मैसेज, अभी किसी की रील आ रही होगी ना, किसी ने रील भेजी होगी, तो वो क्या है, फाइल शेयरिंग। इट इज़ द शेयरिंग ऑफ फाइल्स अमंग सेवरल यूजर्स व्हाइल वर्किंग टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट। अब अगर ये हटा देना व्हाइल वर्किंग टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट, इसको हटा दो, तो बेसिकली यही है कि एक फाइल को दो लोग आपस में शेयर कर रहे हैं। इट इज़ द प्राइवेट और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा और रिसोर्सेज इन अ नेटवर्क। ये प्राइवेट और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। जैसे अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, किसी को रील भेज रहे हो, तो वो क्या है, प्राइवेट, क्योंकि वो आप दोनों के बीच में। बट हम लोग जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वो पब्लिकली जा रहे हैं, वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो वो पब्लिक होस्टेड है, ठीक है। When it comes to the internet, a file transfer system called the file transfer protocol। कि अब कुछ फाइल्स अब इंटरनेट के थ्रू जाती है ना, जैसे आप मैसेजिंग कर रहे हो, रील्स भेज रहे हो,
तो वो जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल यूज होता है उन फाइल्स को भेजने के लिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, एफ इसको FTP बोलते हैं हम लोग, FTP। एक्चुअली ये नेटवर्किंग का पार्ट है, आप इसको जनरली ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। ओके, देन कुछ टाइप्स होते हैं फाइल शेयरिंग के। पीयर, तो हम लोगों के पास ना बेसिकली दो टाइप की फाइल शेयरिंग होती है, ठीक है। एक होती है पीयर टू पीयर, एक होती है पीयर टू पीयर, आप पर्सन टू पर्सन ही बोल सकते हो, और एक होती है फाइल होस्टिंग सर्विस। अब P2P मोस्टली आपने सुना होगा, कहीं शार्क टैंक में सुना होगा ना, P2P पर्सन टू पर्सन, या B2P बट बिजनेस टू बिजनेस, ऐसा करके। P2P मतलब पर्सन टू पर्सन में क्या है, जैसे आप किसी को मैसेज भेज रहे हो या प्राइवेट हो रहा है, शेयरिंग हो रही ना फाइल की, तो वो पर्सन टू पर्सन मतलब पीयर टू पीयर है। फिर हम लोग वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं और आप उससे आप मल्टीपल लोग, एक से ज़्यादा लोग, बहुत सारे लोग साथ में वीडियो को एक्सेस कर पा रहे हो, तो वो है फाइल होस्टिंग सर्विस, बिकॉज वी आर होस्टिंग अ फाइल थ्रू द सर्वर ऑन द इंटरनेट so that everyone can access simultaneously that file. Okay, so आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग डिस्क स्पेस, कि डिस्क स्पेस को एलोकेट करने के अलग अलग मेथड कौन से होते हैं। सबसे पहला मेथड है कंटिगुअस एलोकेशन। अगर आपको कंटिगुअस से थोड़ा टफ लग रहा है ना, तो इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस। कंटिगुअस हम लोग जनरली मेमोरी के टर्म्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि वो दो चीज़ें जो आपस में एक दूसरे के करीब हैं उनको कंटिगुअस बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर आपके पड़ोसी का, ये दोनों कंटिगुअस है। तो कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, इट रिक्वायर्स दैट ईच फाइल ऑक्यूपाई अ सेट ऑफ कंटिगुअस ब्लॉक्स ऑन द डिस्क। ये रिक्वायर करता है कि एक सेट ऑफ कंटिगुअस ब्लॉक, मतलब साथ ही कुछ ब्लॉक होंगे, वही एलोकेट होंगे, ठीक है। इट अलाउज नोन एज कंटिन्यूअस फाइल एक्सेस, मतलब ये कंटिन्यूअस फाइल एक्सेस भी कहा जाता है, राइट। मतलब कोई भी फाइल एलोकेट करनी है तो एक मतलब एक साथ एलोकेट होगी, ठीक ना। कंटिन्यूअस फाइल एलोकेशन में ना कुछ एडवांटेज होते हैं, दैट दिस इज द सिंपलेस्ट एलोकेशन स्कीम एंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड इजीली, ठीक है। सिंपल एकदम स्कीम है और इजीली इम्प्लीमेंट की जा सकती है। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देती है, राइट, एवरीथिंग इज राइट। इसका लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है। द साइज ऑफ द फाइल अप टू मैक्सिमम लिमिट मस्ट बी नोन एट द क्रिएशन टाइम। अब क्या है ना कि जो जो फाइल है, वो फाइल जो क्रिएट हो रही है, उसका मैक्सिमम साइज हम लोग को पता होना चाहिए जब वो क्रिएट हो रही है। क्यों? ताकि मान लो हम लोग के पास मेमोरी क्या है, मेमोरी सर आपके पास है 12 बिट की, आपकी फाइल बन गई 500 MB की, कभी स्टोर कर पाएगी, कभी नहीं कर पाएगी। इसलिए फाइल का मैक्सिमम साइज पता होना चाहिए कि मेमोरी में इतना स्पेस है भी कि नहीं है, तभी तो एलोकेट कर पाएंगे डिस्क उसको। नाउ सम डिस्क स्पेस इज वेस्टेड ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन। अब इसमें कुछ क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन की वजह से कुछ डिस्क स्पेस वेस्ट हो जाता है। जैसे आप समझो कि आपको 3 ब्लॉक चाहिए थे मेमोरी के, आपने ये 3 उठा लिए। आपको 4 ब्लॉक चाहिए थे मेमोरी के, आपने ये 4 उठा लिए साथ के, बट बीच में ये चीज़ एलोकेटेड थी, ये चीज़ एलोकेटेड थी, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक। तो अब क्या, ये 2 ब्लॉक जो है फ्रेगमेंटेशन स्टेट में चले गए, मतलब बेकार हो गए। जब तक कोई 2 ब्लॉक की रिक्वेस्ट नहीं आ रही, तब तक ये दोनों को यूज़ कर ही नहीं सकता कोई। तो ये कुछ मेमोरी वेस्ट हो गई है ना। सो जो सेकेंड टाइप ऑफ एलोकेशन है हम लोग का, इट इज लिंक्ड एलोकेशन। तो लिंक्ड लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया ना। जैसे आप समझो कि ऑल तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो एक बार पढ़ लेते हैं। विथ लिंक्ड एलोकेशन ईच फाइल इज अ लिंक्ड लिस्ट ऑफ डिस्क ब्लॉक। द डिस्क ब्लॉक में बी स्कैटर्ड एनीवेयर टू द डिस्क। एक डिस्क है ना, कोई भी मेमोरी है, उसमें कहीं भी ब्लॉक स्टोर हो सकते हैं। बस हम लोग को 2 चीज़ें चाहिए होंगी। एक ब्लॉक में क्या होती है, एक डेटा होता है, एक पॉइंटर होता है। अब डेटा में बेसिकली वही जो भी फाइल है, जो भी उसका डेटा है, वैल्यू, वो कंटेन होती है। देन पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर के अंदर वैल्यू होती है, एड्रेस स्टोर होता है अगले ब्लॉक का। जैसे एक ब्लॉक ये था, एक ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इस ब्लॉक में डेटा है और इसका जो पॉइंटर है उसके पास इस ब्लॉक का एड्रेस होगा, ये वाला ब्लॉक किस लोकेशन में, ताकि ये अगली बार इस ब्लॉक को एक्सेस कर सके, ठीक है। यही बेसिकली लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन का मतलब होता है, ठीक। नाउ एक जो थर्ड टाइप ऑफ एलोकेशन होता है, दैट इज कंबाइंड स्कीम। अब कंबाइंड स्कीम एक हाइब्रिड टेक्निक ऑफ बोथ द कॉन्सेप्ट, मतलब कंटिन्यूअस एलोकेशन और लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन का मिक्स वर्जन होता है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा।
तो अब हम लोग ना अपना कुछ एक फाइल्स का टाइप जानते हैं, किस किस टाइप की फाइल होती हैं। एक फाइल का टाइप होता है सीक्वेंशियल फाइल। सीक्वेंशियल फाइल क्या होती है? सीक्वेंशियल फाइल इज अ फिक्स फॉर्मेट फॉर ऑल रिकॉर्ड्स। सीक्वेंशियल फाइल में एक फिक्स फॉर्मेट होता है सारे रिकॉर्ड्स के लिए, जैसे एक्सेल फाइल, उसमें एक फिक्स फॉर्मेट होता है कि कैसे कैसे लिखना है डेटा। ऑल रिकॉर्ड्स आर सेम लेंथ, सारे रिकॉर्ड सेम लेंथ के होने चाहिए, ठीक है। सीक्वेंशियल फाइल में कंसिस्टिंग ऑफ द सेम नंबर ऑफ फिक्स लेंथ फील्ड, जो लेंथ फील्ड होगी ना सारी, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मेंटेन होनी चाहिए और उनकी सबकी लेंथ सेम होनी चाहिए। ऑल रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन अ की सीक्वेंस, सारे रिकॉर्ड एक की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर होंगे। कैसे? जैसे आपने कोई फॉर्म भरा है, अब एक रिकॉर्ड कैसे स्टोर होता है? की एंड वैल्यू के पेयर में। आपने कोई फॉर्म भरा है, उसमें एक नेम होता है, नेम इज की, कि नाम की है और उसकी वैल्यू क्या है? आपका नाम। जैसे मेरा नाम ऋषभ है, तो की इज नेम एंड द वैल्यू इज माई नेम ऋषभ। ओके, तो सारे रिकॉर्ड्स की एंड वैल्यू के पेयरिंग में स्टोर होते हैं सीक्वेंशियल फाइल में। आई होप आपको समझ आ गया होगा ना। नाउ द अनदर टाइप ऑफ फाइल इज इंडेक्स्ड फाइल। अब इंडेक्स्ड फाइल क्या होती है? टू अचीव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर इज नीडेड दैट इम्प्लाइज मल्टीपल इंडेक्सेस। बेसिकली इसका जनरल मतलब यही है कि एक इंडेक्स हम लोगों के पास होता है, वो इंडेक्स एड्रेसेस को स्टोर कर रहा होता है फाइल के, ठीक है। मल्टीपल फाइल अलग अलग लोकेशनें पड़ी हुई हैं और एक इंडेक्स हम लोग के पास होगा, या कोई भी फाइल होगी या एक फाइल दी हुई है, उसमें जो भी डेटा स्टोर है वो एक इंडेक्स के थ्रू होके जा रहा है कि कौन सा डेटा किस वाले एड्रेस पे स्टोर है, वो एक इंडेक्स के थ्रू हम लोग पता लगा रहे हैं, ठीक। अब इसमें दो टाइप की इंडेक्स होती हैं, एन एग्जॉस्टिंग इंडेक्स और एक पार्शियल इंडेक्स, ठीक। तो एग्जॉस्टिंग इंडेक्स एंड पार्शियल इंडेक्स। एग्जॉस्टिंग इंडेक्स कंटेन्स वन एंट्री फॉर एवरी रिकॉर्ड इन मेन फाइल, कि हर एक रिकॉर्ड की एक मेन फाइल में एंट्री होती है, ठीक है। बट पार्शियल इंडेक्स में क्या होता है कि अब जो भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है पर्टिकुलर एक डोमेन के सारे रिकॉर्ड एक डोमेन, जैसे नेम है ना, तो नेम एक डोमेन है, ठीक है। तो नेम का सिर्फ नेम का एड्रेस स्टोर होगा इंडेक्स में, ठीक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, कि फाइल सिस्टम को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन डिस्क एंड मेमोरी। फाइल सिस्टम को आप डिस्क और मेमोरी में एलोकेट कर सकते हो, या इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड ऑन डिस्क इट कंटेन्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगर वो डिस्क में इम्प्लीमेंट होता है तो उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बूट ब्लॉक कंट्रोल और पार्टीशन कंट्रोल ब्लॉक। अब बूट ब्लॉक कंट्रोल में क्या है? उसके पास बूटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी तो वो स्टार्ट हो पाएगा ना। देन पार्टीशन कंट्रोल ब्लॉक, कि उस मेमोरी में डिफरेंट पार्टीशन होते हैं। अगर पहले पार्टीशन में आपको बूट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो आप दूसरे पार्टीशन में चले जाओ, आप दूसरे पार्टीशन में ढूंढ लो, वहाँ पे अगर बूट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर दो। ओके, तो ये बेसिकली दो इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए टू इम्प्लीमेंट फाइल सिस्टम। ओके, देन फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन क्या होता है? कि फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन क्या, फाइल सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये होता है इन द फाइल सिस्टम कंप्यूटर फाइल नीड प्रोटेक्शन। फाइल सिस्टम में जो कंप्यूटर की फाइल होती है वो प्रोटेक्ट होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आपकी फाइल्स को एक्सेस कर पा रहा है। अब प्रोटेक्शन में मतलब क्या है? रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि भाई कोई भी आपके फाइल को एक्सेस ना करे, अनऑथराइज यूज ना हो, ठीक है। देन सिक्योरिटी होनी चाहिए कि फाइल सिक्योर है। कंट्रोल्ड एक्सेस मतलब वही जो मैंने बताया, अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए उस फाइल का, ठीक है। वेरियस ऑपरेशन कैन बी कंट्रोल। अब क्या है ना, वेरियस एक फाइल के वेरियस ऑपरेशन कंट्रोल किए जा सकते हैं, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, एग्जीक्यूटिंग, अपेंड एंड डिलीट एंड लिस्ट। अब समझिए जैसे आपका एक बॉस था, ये आपका बॉस है, आप एम्प्लॉय हो, ठीक है। ये हो आप बेचारा सहमा सा एम्प्लॉय, पतला दुबला। अब बॉस क्या करता है? बॉस के पास एक फाइल है, तो बॉस उसमें लिख भी सकता है, बॉस उसको रीड भी कर सकता है, बॉस उसमें कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी। वो फाइल आपने उसने अपने एम्प्लॉय को दी, एम्प्लॉय उसको सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकता है। तो ये क्या है? ये उसने कंट्रोल्ड एक्सेस लगा दी थी। अब कैसे लगाई? उसके लिए हम लोग यूज करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सेस मैट्रिक्स। तो एक्सेस मैट्रिक्स इट कैन बी व्यूड एज अ जनरल मॉडल ऑफ प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन के एक जनरल मॉडल के रूप में देखा जाता है। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इस टाइप में होती है ना, देखिए ऐसे। तो इसमें ये जो ऐसे से बनी है ये रोज है, ये जो ऐसे से बनी ये कॉलम्स हैं। ओके, अब इसमें जो रोज होती हैं ना ये डोमेन्स को रिफर करती हैं और कॉलम्स ऑब्जेक्ट को। डोमेन्स मतलब कि किस किस डोमेन का, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ नेम, मैं लिख दूँ एज,
मैं लिख दूँ ब्ला 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 कुछ भी, और यहाँ पे फिर उसकी वैल्यूज ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, कि ऋषभ की एज, ऋषभ का कॉन्टैक्ट नंबर ECT, फिर यहाँ किसी और का नाम, किसी और की एज, किसी का और कुछ, ठीक है। तो कुछ और पॉइंट है एक्सेस मैट्रिक्स में, दैट आर ईच एंट्री इन द मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ अ सेट एक्सेस राइट, कि हर एक एंट्री का कुछ एक एक्सेस राइट्स होते हैं, कि वो रीडिंग मोड में या एक्सेस हो सकती है, राइट मोड में एक्सेस हो सकती है, कैसे वो रिकॉर्ड या एंट्री एक्सेस हो सकती है, ठीक है। दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट, इस मॉडल में बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। करंट ऑब्जेक्ट मतलब कौन सी फाइल करंटली ओपन है, करंट सब्जेक्ट कि उसका करंट डोमेन क्या है, मतलब वो किस डोमेन के अंदर आ रही है, किस सब्जेक्ट के अंदर आ रही है, जैसे कि आप अभी कौन सी यूनिट पढ़ रहे हो, दैट इज ऑब्जेक्ट। अब वो किस सब्जेक्ट के आ रहे हैं, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। देन करंट राइट्स की उस फाइल के अंदर क्या क्या राइट्स हैं, एक्सेस राइट्स क्या क्या है, रीडिंग कर सकते हैं या राइटिंग भी कर सकते हैं, है ना। तो ये दीज आर बेसिकली 3 कंपोनेंट्स इनसाइड द एक्सेस मैट्रिक्स। अब एक्सेस मैट्रिक्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो यहाँ पे ना बेसिकली मल्टीपल वेज होते हैं, बट हम लोग यहाँ पे कुछ नॉर्मल इंपॉर्टेंट वेज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो है दैट इज ग्लोबल टेबल। तो ग्लोबल टेबल इज द सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एन एक्सेस मैट्रिक्स, राइट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो मतलब जो भी एंट्री होती है वो इस फॉर्मेट में होती है, डोमेन, ऑब्जेक्ट, देन राइट्स का सेट, ठीक है। Whenever any operation has to be executed to an object within the domain, search for triplets। तो अब हम लोग को कोई भी अगर ऑब्जेक्ट में कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हम लोग उसका ट्रिपलेट ढूंढते हैं, उसमें उसका डोमेन देखते हैं, उसके राइट्स देखते हैं कि हाँ इसमें ऑपरेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर ट्रिपलेट फाउंड हो जाता है तो ये ऑपरेशन अलाउ कर दिया जाता है, अदरवाइज ये ऑपरेशन नहीं किया जाता है, ठीक है। एक्सेप्शन रेज हो जाती है, राइट। देन हम लोग के पास जो सेकंड टाइप है दैट इज एक्सेस लिस्ट फॉर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ईच कॉलम कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज एन एक्सेस लिस्ट फॉर वन ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली बेसिकली इसमें क्या होता है कि वी आर फोकसिंग ऑन कॉलम्स, कि हम लोग इसमें कॉलम्स में फोकस कर रहे होते हैं और इस फॉर्मेट में पेयरिंग कर लेते हैं डोमेन और राइट सेट की, ठीक है। कि उस ऑब्जेक्ट का डोमेन क्या है, उसका राइट सेट क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट में ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसका डोमेन चेक करेंगे, उसके राइट्स चेक करेंगे और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। देन उसके बाद जो थर्ड टाइप हम लोग के पास आता है या थर्ड इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक आती है दैट इज कैपेबिलिटी लिस्ट फॉर डोमेन। इसमें हम लोग अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सेस लिस्ट में कॉलम पे फोकस कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग रो पे फोकस करेंगे, रो पे एम्फेसाइज करेंगे ना। तो यहाँ पे जो हम लोग के पास डबलेट बनेगा उसमें क्या लिखा होगा, अब हम लोगों ने कॉलम में क्या लिखा है, डोमेन है, राइट सेट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद हम लोग लिख देंगे राइट सेट। इस टाइप का एक डबलेट मिलेगा हम लोग को या पेयरिंग मिलेगी, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है और उसके राइट्स, उसमें राइट्स क्या है, मतलब उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ओके। देन उसके बाद एक लॉक की मैकेनिज्म होता है। लॉक की मैकेनिज्म कैसा होता है मैं बताता हूँ आपको, कि डोमेन क्या है, समझो आप हो, आपके मतलब आपके पापा हैं, आपके जैसे ये आपके पापा हैं और ये आपके चाचू हैं, ठीक है। तो अब आपके पापा के पास आपके घर की चाबी है और आपके चाचू के पास उनके घर की चाबी है। तो आपके पापा अपनी चाबी से सिर्फ आपका घर खोल सकते हैं, तो आपके चाचू का नहीं, और आपके चाचू भी अपनी चाबी से सिर्फ अपना घर खोल सकते हैं, आपका नहीं। सिमिलर वे में क्या होता है कि डोमेन्स वर्क एज अ की और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो किसकी तरह वर्क करते हैं, एज अ लॉक। तो जो भी डोमेन से जो भी ऑब्जेक्ट खुल रहे हैं वो उसी डोमेन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे, ठीक। सो द फाइनल टॉपिक ऑफ आवर यूनिट 5 इज नीड ऑफ सिस्टम प्रोटेक्शन। की सिस्टम प्रोटेक्शन की नीड क्या है, तो सिस्टम प्रोटेक्शन की नीड है बेसिकली टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूज ऑफ सिस्टम का अनऑथराइज्ड यूज होने से बचा, मतलब अनऑथराइज्ड यूज ना हो बेसिकली, इसलिए हम लोग सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। अनऑथराइज्ड यूज का मतलब क्या होता है, वही बताया ना मैंने कि एम्प्लॉय ना एक्सेस कर पाए कोई फाइल को जो इम्पोर्टेंट टू बॉस है। और उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है दैट इज टू मेक श्योर ऑल प्रोसेस फॉलो सिस्टम पॉलिसीज। और सिस्टम प्रोटेक्शन इसलिए और ज़रूरी है ताकि हम लोग ये मेक श्योर कर सकें कि जो भी प्रोसेस चल रही हैं वो सिस्टम की पॉलिसीज़ के अंडर चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, टू प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम क्रैश, ठीक है।
टू प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम क्रैश, बेसिकली सिस्टम प्रोटेक्शन में आनी चाहिए, क्योंकि एरर हैंडलिंग आप जानते ही हैं, कोई भी एरर आती है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्टम में प्रोटेक्शन होनी चाहिए, वरना सिस्टम क्रैश कर जाएगा। अब यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोस्ट प्रोटेक्टेड माना जाता है, ठीक है। क्यों? अब इसको आप क्वांटम के थ्रू भी रेफर कर सकते हैं, वरना आप गूगल भी कर सकते हैं, बट बेसिक जो एग्जांपल है एक मोस्ट प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज यूनिक्स। तो इसी के साथ हम लोगों ने यूनिट 5 भी अपनी कवर कर ली। हम लोगों ने ऑलरेडी 4 यूनिट के वीडियोस डाल चुके हैं हम लोग, यूनिट 5 का वीडियोस। आई होप आपको हेल्पफुल रहा होगा। इफ अगर आपको हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स, सो दैट सबकी हेल्प हो सके। एंड इन केस आपको कोई भी डाउट रहता है ना, या आप कोई भी अदर वीडियोस बता सको हमें कि कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे या कौन से नेक्स्ट सब्जेक्ट पे हम लोग वीडियोस बनाएं, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी ऑफ द अपडेट्स फ्रॉम आवर साइड। ओके, बाय बाय, तब तक के लिए शबा खैर, बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।